क्वेश्चन नंबर 42, स्नैपशॉट दिया हुआ है t/4 पे और ओके फिगर 1 दिया हुआ है y वर्सेस x का ग्राफ, यानी फोटो दिया हुआ है स्ट्रिंग का, किसी मोमेंट में फोटो खींचे, किसी मोमेंट में फोटो खींचे t/4 पे, ठीक है। तो इससे वेवलेंथ मिल जाएगा। और सेकंड वाले फिगर में हमने दिया गया है शोज मोशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू λ/4, तो पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ द वेव विल बी, ठीक है। तो याद रखना स्नैपशॉट से हमें खाली वेवलेंथ मिलता है, ठीक है, और शेप मिलता है, लेकिन ठीक है शेप तो साइनसोइडल ही है तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में यानी ये वाला ग्राफ का कोई मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। तो खाली इससे हम लोग पॉसिबल इक्वेशन ऑफ वेव पूछा गया है ना। अब वेव यानी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग में जा सकते हैं, नेगेटिव एक्स के लॉन्ग में जा सकते हैं। याद रखना वेव का फ़ोटो देखने से, किसी मोमेंट में आप स्ट्रिंग का फोटो खींचोगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि वो किस तरफ जा रहा है वेव, पॉजिटिव के नेगेटिव, ठीक है। तो इससे पता नहीं चलेगा। वैसे ही किसी एक पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम लोगे तो उससे ही पता नहीं चलेगा कि वो पॉजिटिव के लॉन्ग जा रहा है कि नेगेटिव के लॉन्ग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है यही करेंगे हम लोग। अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू इतना का, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू λ/4 एट t इक्वल टू 0 देखे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ग्राफ तो वही है ना, y वर्सेस t का ग्राफ फॉर दिस पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पे y क्या है, 0 है, इस ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये वाले पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू λ/4 और t इक्वल टू 0, 0 मिलना चाहिए, है ना। तो x इक्वल टू, याद रखना kx का वैल्यू व्हेन x इज λ/4, k तो होता है 2π/λ और x क्या है λ/4, तो लैम्डा में क्या है π/2 है, ठीक है। तो kx का वैल्यू π/2 है ना। और t इक्वल टू 0 है, तो t 0, ये π/2, ये 0, तो ये तो 0 हो रहा है। इसमें भी t 0, ये π/2, ये -π/2, ये भी हो रहा है, ठीक है। और t 0, ये π/2, तो ये पूरा 0 हुआ, लेकिन cos 0 तो 1 होता है, तो ये y 0 नहीं हो रहा है इसमें, है ना। और इसमें भी 0 या 1 नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो a और b में हो रहा है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि डी में ए और बी दोनों ऑप्शन को माना जा रहा है, ठीक है। याद रखना फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेव का आपको स्नैपशॉट दिया गया है, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि वेव किधर जा रहा है, एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है या नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है ना। आपको वेव को कुछ देर के लिए देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वेव किस तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी ऐसा है, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा हो गया, तब वेव पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा हो जाता तो वेव नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है ना। लेकिन एक मोमेंट में अगर फोटो मिल जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इसको आपको और चेक करना है तो और भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और श्योर होने लग रहा है कि आपको कि पूरा क्या नहीं किया और कुछ कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ, स्लोप वाले मेथड से भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, या आप x का वैल्यू λ/4 पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो x का वैल्यू λ/4 अगर पुट कर देंगे, याद रखना π/2 है वो, है ना। t इक्वल टू t/4 नहीं पुट करना, x इक्वल टू λ/4 यहाँ पे पुट करे तो कितना आया था, π/2 आया था, तो a sin ω t हो जाएगा ये, ठीक है। और वैसे ये भी कितना हो जाएगा, a sin ω t, है ना, x का वैल्यू λ/4 पुट करने के बाद, ठीक है ना। अब ऑफकोर्स ये जो ग्राफ है ये तो a sin ω t का ही तो ग्राफ है कि नहीं। ये ग्राफ किसका है, a sin ω t का ग्राफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये a sin ω t का ही तो ग्राफ है ना, ठीक है ना। याद रखना कि ये वाला टाइम पे ये वाला ग्राफ नहीं बनाया गया, ये वाला टाइम करस्पॉन्ड टू ये वाला स्नैपशॉट, और ये वाला y वर्सेस t का ग्राफ इस पार्टिकल के लिए बनाया गया है, ठीक है। y वर्सेस t का ग्राफ बनाना है तो पार्टिकल फिक्स करो, y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है तो टाइम फिक्स करो, ठीक है। तो y वर्सेस t का ग्राफ जो है इस वाले पार्टिकल के लिए है, और ऑफकोर्स ये ग्राफ साइन कर्व है, तो साइन कर्व ये है बस। तो इससे आपको खाली ये पता चल रहा है कि साइन कर्व है, इससे कभी नहीं पता चलेगा कि वेव किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। A taut string at both ends vibrates in it and taut string fixed at both ends होना चाहिए, मिसिंग है, fixed at both ends vibrates in its nth overtone, ठीक है। ओके, तो nth overtone मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, तो nth ओवरटोन मतलब n+1 हार्मोनिक, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इतना,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज फाउंड टू बी डी। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर एल है तो एल एन और डी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एन प्लस एन, और ये आपका फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल आपका होता है वी बाय, ओके फंडामेंटल के लिए क्या करते हैं, चलो क्योंकि हमें एल वेल फंडामेंटल में ऐसा होता है, यही तो है फंडामेंटल वाला केस, ठीक है। तो फंडामेंटल वाला केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, एल है 2l, ठीक है, एल प्लस एल, तो वेवलेंथ का वैल्यू 2l, ठीक है ना। ओके तो वेवलेंथ का वैल्यू 2l, इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका स्पीड के फॉर्म में तो लिखना नहीं है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका ज़रूरत ही नहीं है। मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लंबा तरीका कर रहा हूँ, ज़्यादा इजी तरीका तो यहाँ पे ये होना चाहिए, आप ड्रॉ कर दो nth ओवर टर्न को, ठीक है। तो nth ओवर टर्न मतलब उतने नंबर ऑफ लूप्स, जैसे फंडामेंटल में नंबर ऑफ लूप 1 होता है, तो nth ओवर टर्न में नंबर ऑफ लूप्स n+1 रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये आपका फर्स्ट ओवर टोन है, ठीक है, स्ट्रिंग फिक्स्ड पोर्शन के लिए फर्स्ट ओवर टोन है, यहाँ पे नंबर लूप्स कितना है 2 है, तो वैसे nth ओवर 10 में नंबर ऑफ लूप्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा n+1, ठीक है। एक लूप का लेंथ है d, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, इनके बीच का सेपरेशन कितना है d है, ठीक है। तो याद रखना एक लूप में 2d लेंथ आएगा, है ना, तो एक लूप का लेंथ 2d है, तो n+1 लूप्स का लेंथ क्या हो जाएगा, इतना n+1 इंटू 2d, ठीक है। मेरा +1 बहुत ख़राब दिख रहा है, n+1 इंटू 2d, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, बस ख़त्म करो, l इक्वल टू n+1 2d, ये ठीक है। इसमें फंडामेंटल में जाके तो v के टर्म्स में आता है ना, तो मतलब नहीं था। A metal wire is clamped between two vertical walls at t equal to 20 डिग्री सेल्सियस unstrained length, यानी नेचुरल लेंथ में t equal to 20 डिग्री सेल्सियस में ऑफ द वायर इज एक्जैक्टली इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, ठीक है ना। तो वॉल के बीच का सेपरेशन और वायर का लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस दोनों मैच कर रहा है, तो मतलब वायर में कोई स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं, स्ट्रेन भी नहीं, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे, वायर का टेम्परेचर अब डिक्रीज करोगे, तो अब इन दोनों वॉल्स के बीच में एक वायर फिक्स है, और अब अगर वायर का टेम्परेचर अब डिक्रीज़ करोगे तो वायर का लेंथ घटेगा, वायर का लेंथ घटेगा तो वॉल्स पास आएंगे, लेकिन वॉल्स तो पास नहीं आ सकते, ठीक है। तो वायर में क्या होगा, आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है ना, और उस स्ट्रेस डेवलप के कारण क्या हो जाएगा, उसमें कुछ टेंशन आएगा, ठीक है, और टेंशन आएगा तो आपका फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ द टेम्परेचर इज डिक्रीज तो ग्राफ बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो रिलेशन निकालते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टेंशन पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन को मैं एफ से नोट करूँगा यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज टेम्परेचर और टेंशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है आपका, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है v/2l, और v होता है आपका टेंशन बाय म्यू, ठीक है। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, है ना, ठीक है। याद रखना म्यू चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लेंथ हम लोग चेंज होने नहीं दे रहे, फिक्स है स्ट्रिंग दोनों, ठीक है। तो ये फिक्स, एफ को देखते हैं अब, ठीक है ना। एफ कैसे निकालेंगे, एफ क्या है, एफ आपका क्या है, जो स्ट्रेस के कारण फोर्स आया है, ठीक है ना। तो एफ का बदली हम लोग लिख सकते हैं, उसके लिए निकालने के लिए हम लोग को यंग्स मॉडुलस वगैरह में जाना होगा, ठीक है। ओके तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, F/A डेल्टा एल एल, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू या डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप एफ का वैल्यू देखोगे तो YA अल्फ़ा डेल्टा टी है, यंग्स मॉडुलस एरिया अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो सकता टेम्परेचर के साथ, ये चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर के साथ, ये चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर के साथ, तो ये सब फिक्स है। तो F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है आपका। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप,
टेम्परेचर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 20 ज़्यादा है तो 20 माइनस टी लिखेंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग घटा रहे हैं तो 20 से कम कर रहे तो टी माइनस 20 लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे 20 माइनस टी लिख रहे, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन है, यानी पैराबोलिक कर्व होना चाहिए और 0 होना चाहिए टी इक्वल 20 पे, तो पैराबोलिक कर्व विथ 0 एट टी इक्वल 20, तो ए और बी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 हो रहा है टी इक्वल 20 पे, है ना। अब यहाँ पे देख लो ना, ये y है, ठीक है, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स इस फॉर्म का है ना ये ग्राफ, ठीक है। तो y के साथ स्क्वायर है, अगर x के साथ स्क्वायर होता तो ऐसा होता, y के साथ स्क्वायर है तो ऐसा होगा, y के तरफ, मतलब जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ आपका हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स, है ना, तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, पैरेलल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके तरफ रूट है उसके तरफ पैरेलल हो जाएगा, तो किसके तरफ पैरेलल होगा ये, एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, एक्स वाले एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल एक्चुअली में नहीं होगा, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके तरफ बेंड होते आ रहा है ना, और ये बेंड हो रहा है वाई के तरफ, यानी ये 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर टाइप का था ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। 45 में स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड and under tension due to mass 25 kg hanging from the other end as shown in the figure, ठीक है। coordinate axes are chosen so that the string runs from -L/2 to +L/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग फिक्स है बोथ एंड है, यहाँ पे फिक्स है L-2 पे भी, -L/2 पे भी, +L/2 पे भी। तो स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन ऑफ इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विद डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय दिस। तो व्हाट आर द 3 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L विच इज़ कंसिस्टेंट विथ दिस इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। तो x इक्वल टू -L/2 भी नोड है, x इक्वल टू +L/2 भी नोड है, यानी एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू +-L/2 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड किससे मिलता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, ये चीज़ क्या एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए x वाला टर्म ले लो, मतलब उसको सबके साथ ले लो, टाइम वाला टर्म को अलग कर दो, बस जो बड़ा बचा हुआ टर्म है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो x इक्वल टू +-L/2 पे एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो cos 12x, x के लिए प्लस माइनस पुट करो, कुछ भी पुट करो, क्योंकि cos के अंदर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस वाला पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, cos के अंदर है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज़ 0, तो यानी 6L इज़ cos ऑफ 6L इज़ 0, ठीक है ना। तो cos 6L इज़ 0, है ना। ओके, अब cos 6L 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6L cos 0 कब होता है, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। तो ऑड लिखने का तरीका 2n + 1 - 1 जो ही पुट करो π/2, ठीक है, यही होता है लिखने का तरीका, है ना। ओके, तो आपका cos 6L 0 था और cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। तो यहाँ से L का वैल्यू आ गया 2n + 1 π/12, ठीक है। L का वैल्यू 2n + 1 π/12, है ना। अब n का अलग अलग वैल्यू पुट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने पुट करो, लेकिन L नेगेटिव मत करना क्योंकि L लेंथ है, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 वो पुट करो, माइनस पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। n > 0 जितने इंटीजर है, ठीक है ना। ओके, पॉजिटिव इंटीजर मतलब हाँ पॉजिटिव नहीं, 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो उससे लेंथ मिल जाएगा आपको, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया था, लेंथ का वैल्यूज़, ठीक है। तो 3 स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पूछना है तो n का वैल्यू 0 पुट करो, तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इतना, फिर n का वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 3, और n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 π/12, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 लेंथ के लिए n का स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 1 एंड 2 पुट कर दिए हम लोग, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तीनों ऑप्शंस मिल रहे, ठीक है ना। लेकिन आंसर है लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो k आपका 12 है, ठीक है। लैम्डा क्या होता है 2π/k होता है, तो ये 2π/12 है, मतलब π/6 लैम्डा है, ठीक है। तो π/6 आपका लैम्डा है ना, ठीक है। तो इसमें π/6
लाने के लिए क्या करेंगे, ये हाफ ऑफ पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 6 का कितना पार्ट है, ये 3 दूनी 6 है ना। देख लो, इसको लाने के लिए 3/2 इंटू पाई बाय 6 करेंगे, और इसमें पाई बाय 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 5/2 इंटू पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 का मतलब लैम्डा, तो दिस इज लैम्डा बाय 2 है ना, दिस इज 3 लैम्डा बाय 2 एंड दिस इज 5 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऑप्शन बी। ठीक है, what is a fractional change in the tension necessary in a sonometer of fixed length to produce a note 1 octave lower। 1 octave lower का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है, आपको याद रखना होगा, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको देना है हाफ ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैन बिफोर। ठीक है, तो आपका टेंशन में कितना फ्रैक्शनल चेंज लाना चाहिए ताकि एक फिक्स्ड लेंथ के सोनोमीटर में फ्रीक्वेंसी जो है हाफ हो जाए। ठीक है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी हाफ करना है। अब कौन सा फ्रीक्वेंसी को हाफ करना वो नहीं बोला गया है, तो अब फंडामेंटल को ही हाफ कर दो। ठीक है, तो पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, न्यू वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, आपको जो मोड का करना है कर लो, है ना, आपको फर्स्ट हार्मोनिक करना है तो यहाँ भी 1 डालो, यहाँ भी 1 डालो। ठीक है ना, ठीक है, तो इनिशियली फंडामेंटल वाला कितना होगा, इनिशियल टेंशन बाय म्यू। ठीक है, 1/2L, और बाद वाला क्या होगा, बाद वाला टेंशन बाय म्यू। ठीक है, तो 1/2L म्यू म्यू सब गया। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि न्यू टेंशन इज 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड टेंशन। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी हाफ हुआ था ना, तो हाफ हुआ है तो उल्टा बोला क्या मैं, हाफ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी हाफ हुआ है तो टेंशन भी कम होना चाहिए ना, तो ज़्यादा बढ़ कैसे गया, कहीं गलती कर रहा हूँ। T0 T/4 फ्रीक्वेंसी हम लोग हाफ किए ना, तो टेंशन कम होना चाहिए ना भैया। टेंशन कम क्यों नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका T/μ है, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये वाला T/μ है। ठीक है, हाफ हाफ था, अरे न्यू फ्रीक्वेंसी, ओके 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 सॉरी, यहाँ पे मैं गलती किया हूँ ना। अगर मैं डैश दे रहा हूँ तो डैश क्यों दे रहा हूँ मैं, या नॉट लिख रहा हूँ तो डैश क्यों लिख रहा हूँ मैं, मतलब यहीं पे नोटेशन में गलती किया मैं। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, अब समझ में आएगा आपको भी, आप भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। न्यू फ्रीक्वेंसी को मैं डैश दे रहा हूँ, ओल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वाला और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओल्ड वाला ये है, तो न्यू वाला इज़ हाफ ऑफ ओल्ड वाला। ठीक है, तो न्यू है, तो न्यू वाले का टेंशन T', म्यू तो सेम ही रहेगा क्योंकि फिक्स लेंथ है, और 1/2L तो रहता ही है, तो यहाँ भी 1/2L डाल दो, F0 हो जाएगा ओल्ड, और फिर बाय 2 भी है। ठीक है, तो 1/2L गया, तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 इतना आ रहा है, तो 4T' इक्वल टू T है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सही रिलेशन है ना। तो आपसे क्या पूछा था, फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है, तो चेंज कितने का आया है, चेंज आपका आया है, पहले था T, तो अब नया कितना है, T/4 है ना, पहले कितना था T था, अब नया वाला कितना है, T/4 है, तो चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है, 3T/4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मतलब 3/4, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, string of length 3L is fixed at both ends. It resonates with tuning fork in third harmonic with amplitude at antinode equal to A0। ठीक है, तो एंटीनोड पे एम्पलीट्यूड बोल दिया आपको, तो लेंथ भी स्ट्रिंग का दिया गया है, थर्ड हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रहा है और फिक्स्ड एट बोथ एंड है। ठीक है, एट T=0 स्ट्रिंग एलिमेंट at position of antinode is at half its positive amplitude and is moving towards mean position। ठीक है, तो ये एंटीनोड वाला जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के हाफ पे है ना, और ये मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना,
एट पोजिशन ऑफ एंटीनोड इज एट हाफ इट्स एंड इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजिशन. ओके. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एलिमेंट एट L/2. ठीक है, तो L/2 पे पूछा गया है ना. स्ट्रिंग एलिमेंट एट पोजिशन ऑफ एंटीनोड इज एट हाफ इट्स. ठीक है. ओके, तो आपसे पूछा गया है L/2 पे डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा. ठीक है ना. तो देखो पार्टिकल फिक्स हो गया, इसलिए x का वैल्यू नहीं दिया गया यहाँ पे. ठीक है, मतलब x के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है ना, खाली t है इक्वेशन. ठीक. ओके, तो अगर ये वेव है 3L लेंथ का है, ठीक है, और ये थर्ड हार्मोनिक में है, याद रखना थर्ड हार्मोनिक मतलब 4 लूप है इसमें. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना. इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 3L. इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 3L और आपसे पूछा है L/2 का पार्टिकल का. ठीक है ना, तो हर एक का लेंथ हो जाएगा 3L/4. ठीक है, और L/2 यहाँ कहीं होगा पार्टिकल. 3L/4 कितना होता है 0.75, उसका वो 2/3. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 2/3 मतलब यहाँ कहीं होगा. ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना. सबसे पहली बात ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है आपका. ठीक है, थर्ड हार्मोनिक भी है, तो आप क्या लिखोगे A sin kx. ठीक है, अब ये सबसे पहला लूप वाला पार्टिकल टुवर्ड्स ये जा रहा है. ठीक है ना, तो साइन kx लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका ग्राफ साइन वाला ही होगा. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन इसका फेज π/2 से ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है वो देखो, उसके लिए सिंपल SHM का कॉन्सेप्ट देखना होगा. ठीक है ना. ये मत सोचना साइन साइन नहीं हो सकता, दोनों साइन भी हो सकता है, दोनों कॉस भी हो सकता है, एक साइन एक कॉस भी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द बुक में रहता है. ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकता है ना. याद रखना साइन और कॉस सेम ही चीज़ है, फेज डिफरेंस कुछ रहता है. ठीक है, तो आप एक SHM वाला पार्टिकल सोचो. अब ये x = 0 पे है. ठीक है, और अगर ऊपर जा रहा है तो इसका फेज क्या है 0. जब x = पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तब उसका फेज कितना होता है π/2. जब x = 0 पे है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब फेज क्या होता है पाई होता है. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर पहुँच गया है, मतलब फेज का वैल्यू π/2 से तो ज़्यादा है और फिर नीचे आ रहा है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ से अगर पहली बार जब जाते रहता, तो क्योंकि A/2 है तो आप इसमें फेज कितना बोलते हैं, इसके लिए आप फेज बोलते हैं A/2 के करस्पॉन्डिंग फेज कितना आता, फेज आता 30 डिग्री का π/6 का, है ना. लेकिन जब वो यहाँ रहता और ऊपर जाते रहता तब आप बोलते हैं फेज π/6 का है. ठीक है, अभी क्या है, अभी यहाँ से यहाँ जाके वापस आ पाया है, तो इसका फेज अगर ये पूरा वापस आ जाता है यहाँ तक तब तो 5 हो जाता, लेकिन 5 पहुँचने से कितना पीछे रह गया ये π/6. तो यहाँ पे इसका फेज कितना हो जाएगा π - π/6. समझ में आई बात. तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं सोचना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा सिंपल. आपको यहाँ पे जो वेव दिया गया है, ठीक है, x = 0 के बगल वाला जस्ट उसका बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. ठीक है ना, तो यहाँ में इस पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना. तो इसका फेज कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड का कहाँ पे है, हाफ पे है ना. थर्ड में एम्पलीट्यूड = A0 इज़ हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है ना, तो ये A/2 है, तो A/2 है, मतलब इसका फेज हो जाएगा या तो π/6 या π - π/6. ठीक है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी नीचे है तो π - π/6 मतलब 5π/6. ठीक है, समझ में आई बात. तो A sin kx, क्योंकि x = 0 को आपको रखना है किस में, नोट बनाना है. ठीक है, और sin ωt + 5π/6. अगर इस क्वेश्चन में रहता कि ये मूविंग अवे फ्रॉम मेन पोजीशन होता तो ये π/6 चूज़ करते. ठीक है, ये अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, ये टुवर्ड्स मेन पोजीशन. ठीक है, बस अब इसमें A sin kx, तो kx रहने दो, sin ωt + π/6 इसका वैल्यू वैसे ही रहने दो. ठीक है, सॉरी, तो इसको तो मतलब जब मुझे इसका वैल्यू देखना है अब. ठीक है, अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, कितना है, थर्ड हार्मोनिक में है ना. थर्ड हार्मोनिक का मतलब
4 लूप है, एक लूप का लेंथ होता है λ/2, तो 4 लूप का लेंथ इतना, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है 3L। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इतना 1.5 है ना। k कितना होता है, k होता है 2π/λ, 2π/λ कितना है 1.5, यानी 5/4π/3L। ठीक है, तो a sin 4π/3L। अब किस पार्टिकल का पूछा गया था, L/2 वाले पार्टिकल का, तो हम लोग k के वैल्यू निकाल रहे थे तब तक। ठीक है, और साइन ये वाला पूरा चीज़ तो एज इट इज़ रहेगा ही, तो L गया साइन 2π/3। a साइन 2π/3 कितना होता है भैया, a साइन 2π/3 होता है आपका साइन π/3 के बराबर, और साइन π/3 होता है √3/2, तो ये पूरा चीज़ √3/2 के बराबर है। तो √3/2a इंटू साइन √3/2, एक्चुअली में a0 है सब, साइन ω/t प्लस π/6। ठीक है, ये है ना। ठीक है, ये हो गया है ना। आप इस पूरे चीज़ में एक चीज़ क्वेश्चन कर सकते हो बस, कि सर आपने x=0 वाले लूप, x=0 के जस्ट बाद वाले लूप को ऊपर ही क्यों लिया, नीचे भी तो ले सकते थे। हाँ, नीचे भी ले सकते थे, तब अलग आंसर आता। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई डिफरेंट ऑप्शन से मैच करता तब तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, है ना। कि क्वेश्चन बताया नहीं गया कि लूप को ऐसे स्टार्ट करवाना है कि ऐसे स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो अगर ऐसा लेते हम लोग, अगर ऐसा लेते, ध्यान देना, तब क्या होता, तब किसी चीज़ को माने मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तब इसका फेज़ कितना जाता, इसका फेज़ होता 2π - π/6, 12 में से एक गया 11π/6 होता तब। ठीक है, और 11π/6 वाला ऑप्शन तो है, लेकिन फिर ये चीज़ मैच नहीं करेगा। ये चीज़ तो हमेशा वही आएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी लो। ठीक है, a sin kx तो वही आने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आता, लेकिन ऐसा होने के बाद, तो यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओके। 48 में 1 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग टेंशन T इज़ फिक्स्ड एट A एंड फ्री एट B। A पे फिक्स्ड है और B पे फ्री है। ठीक है, फिक्स्ड एट A, तो यहाँ नोड, B पे फ्री है तो एंटी नोड। ओके, पॉइंट C इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम B एंड इज़ कंस्टेंट टू बी स्टेशनरी, तो ये भी नोड है। ठीक है, तो ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड है ना। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग फॉर फंडामेंटल मोड। ठीक है, ओके। तो फंडामेंटल मोड मतलब क्या, फंडामेंटल मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स, लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स, फंडामेंटल मतलब वही होता है। ठीक है, फंडामेंटल मोड मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है ना, तो आपके पास अगर कंस्टेंट है कि इसको नोड बना के रखना है, इसको भी नोड रखना है और इसको एंटी नोड रखना है, तो लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स का डायग्राम कैसा होगा, तो आप देख सकते हो। इसमें तो बहुत ज़्यादा लूप है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लूप है। ठीक है, सब जगह देखो C नोड है, ये भी नोड है, 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 और लास्ट वाला एंटी नोड भी है सब जगह। ठीक है, तो सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स इन दोनों में तो नहीं है। ठीक है, सबसे कम लूप तो इसमें दिख रहा है, तो क्या ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, ये कैसे पता हमें, आपको बोल दिया गया ना 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग वायर मतलब ये 20 है, तो ये कितना है 80 है ना। ठीक है ना, अब इस लॉजिक, इसके हिसाब से नोड से लेके एंटी नोड के बीच का लेंथ कितना होता है, λ/2, और ये कितना है, ये तो लैम्डा होगा, नोड के दो नोड कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसको अगर देखें तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 आएगा, और इसको अगर देखें तो ये लेंथ कितना है, λ/2 का, और इसका लेंथ कितना है 20 है, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 40 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक ही स्टैंडिंग वेव बना है ना, एक ही स्ट्रिंग है, तो सेम स्टैंडिंग वेव बना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लैम्डा सेम आना चाहिए। दिस इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट है तो ये हो ही नहीं सकता, यानी यही है। यहाँ पे आप चेक कर लो, ये आपका λ/2 20 है, मतलब लैम्डा 40 है, और ये भी लैम्डा 40, ये भी लैम्डा 40 है, 40 40 20 सही है, मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 49 में स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, देखते टाइम कितना हो गया,
ओके 3 घंटा होने वाला है यार. A string clamped at both ends is vibrating. At the moment the string looks flat, the instantaneous transverse velocity of points along the string, excluding its end points. ठीक है, तो पार्टिकल्स का वेलोसिटी पूछा गया, एंड पॉइंट्स को भूल जाओ, है ना. स्ट्रिंग जो है क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स. ठीक है, तो स्ट्रिंग है, इन दोनों पॉइंट पे क्लैम्प्ड है ना. अब किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है हमें नहीं पता, फंडामेंटल में कर रहा है या n इक्वल टू 1 2 पे कर रहा है, n इक्वल टू 3 पे कर रहा है, हमें नहीं पता. ठीक है, के लिए ये पता है ये दोनों पॉइंट हमेशा फिक्स रहने वाले हैं. तो ज़ीरो एवरीवेयर वैसा तो नहीं होता है, ये गलत है. एंटी नोड मतलब नोड्स पे ही ज़ीरो होता है, लेकिन हर पॉइंट तो नोड नहीं रहेगा. नॉन ज़ीरो एवरीवेयर ये भी गलत है. आप बोलोगे सर ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को तो एक्सक्लूड करने बोला, एक्सक्लूडिंग इन एट पॉइंट्स, इनके अलावा बाकी सब पॉइंट्स का तो वेलोसिटी होगा. वो सही है अगर ये ऐसा होता, वो सही है अगर ये एक लूप का स्ट्रिंग होता, मतलब एक लूप वाला स्टैंडिंग वेव होता, तब नॉन ज़ीरो एवरीवेयर, सब पार्टिकल कुछ न कुछ वेलोसिटी है. ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा है तब तो ये भी तो नोड हो गया, तब तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया. ठीक है, इसको एक्सक्लूड करने के बाद भी पॉइंट्स तो मिल गए जहाँ पे ज़ीरो है, तो ये भी नॉन ज़ीरो एवरीवेयर, ये भी गलत है, कहीं कहीं ज़ीरो हो सकता है. ठीक है ना, डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये सही है. नॉन ज़ीरो बोल दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ज़ीरो वाला तो मिल सकता है दूसरे नोट्स में, है ना. और सेम डायरेक्शन एवरीवेयर भी गलत है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है जाने का, अगर तो इसका इस तरफ रहेगा उस समय. ठीक है, द एंड्स ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L. इन वन एक्सपेरिमेंट द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस. इतना मतलब स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दे दिया, एनर्जी E1 है. एंड इन अनदर एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज दिस. ठीक है, एनर्जी इज E2, है ना. तो सेम स्ट्रिंग में एक बार ऐसा स्टैंडिंग वेव बनाया गया कि इक्वेशन ऐसा है, और एक बार ऐसा स्टैंडिंग वेव बनाया गया कि इक्वेशन ऐसा है. ठीक है, तो दोनों एनर्जी में क्या रिलेशन है. ठीक है, अब एनर्जी कैसे लिखते हैं, जैसे ये एक स्ट्रिंग, ठीक है, इसका एनर्जी लिखते हैं, है ना. तो ये अगर dx लेंथ का है तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा म्यू dx. ठीक है, तो याद रखना स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल है तभी एनर्जी लिख दो, क्योंकि टोटल एनर्जी जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तभी रहता है. ठीक है ना, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, अभी x इक्वल टू 0 वाले एंड से अगर ये पॉइंट x इक्वल टू x पे है तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा इंटू ए होगा. ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन पे ना भी है. स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल है तब उसका जो एनर्जी है वही एनर्जी वाइब्रेट करते समय भी रहेगा, याद रखना. ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के समय आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, तो टोटल एनर्जी दिस प्लस पोटेंशियल. ठीक है, ये स्मॉल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है ना. तो आपका जब भी स्टैंडिंग वेव बने रहता है, स्टैंडिंग वेव में आप जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग रहेगा तो उसका पोटेंशियल 0, ट्रैवलिंग वेव में वैसा नहीं रहता है. ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव में 0 रहेगा. ठीक है, तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है 0 है, काइनेटिक को मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इतना हो गया. v क्या होता है ओमेगा इंटू ए, लेकिन एम्पलीट्यूड तो x पे डिपेंडेंट रहता है. ठीक है, तो हाफ म्यू dx ओमेगा स्क्वायर. एम्पलीट्यूड कैसे होता है, स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड यहाँ से निकल जाएगा a साइन के एक्स वाले फॉर्म का. ठीक है, अब दोनों के लिए k अलग अलग है, इसलिए मैं a साइन के एक्स के फॉर्म का लिखता हूँ. ठीक है ना, तो a साइन के एक्स, या आप इसको भूल जाओ, मैं सिंपली किसी भी स्टैंडिंग वेव का एनर्जी निकाल रहा हूँ. ठीक है, तो स्मॉल एनर्जी इतना हो गया, टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी x का लिमिट होगा. ठीक है, ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो 0 टू L. ठीक है, बस डायरेक्ट इसका रिलेशन भी बहुत सारे बुक्स में रहता है, लेकिन अधिकतर लोग को नहीं पता रहता, इसलिए मैं डेराइव करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो हाफ म्यू dx ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर के एक्स dx 0 टू L. ठीक है, अब साइन स्क्वायर का को मैं 1 माइनस कॉस 2 इतना, और हाफ को यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ये चीज़ एज इट इज़ 0 टू L. ठीक है, अब 1 माइनस इसका हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन. ठीक है, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पे
याद रखना स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स क्या नोड है, ठीक है। स्ट्रिंग का एंड पॉइंट्स क्या होगा, नोड होगा। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l दोनों ही नोड होगा, ठीक है। और अगर आप स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन में साइन के x वाला टर्म लिए थे, मतलब ये आपको एम्पलीट्यूड डिटरमिन करेगा, तो x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 है और x इक्वल टू l पे भी ये 0 रहेगा, क्योंकि एंड पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग वेव्स, 0 रहता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म 0 ही आएगा, है ना। इसमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 ही आएगा। या लिमिट पुट करके देख लो, एक होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, 0 आएगा, इसमें 0l, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा x का वैल्यू l पुट कर दो तो म्यू l ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो म्यू इंटू l हो जाएगा मास, तो 1/4 मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये है मेरा। इंटीग्रेशन चेक कर लेना कहीं कोई छूटा तो नहीं है ना। मेरे को लगता है एक और हाफ का फैक्टर आता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लो आप, एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लेना कहीं कोई हाफ का फैक्टर मिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो मेन इंपॉर्टेंट था ये टर्म, ये फैक्टर से मतलब नहीं उतना। मास m स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू आया मास ऑफ द स्ट्रिंग ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग में, दोनों केसेस में सेम ही स्ट्रिंग है, सेम ही लेंथ का है ना, तो मास तो दोनों केस में सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला टर्म को भूल जाओ, ठीक है। एम्पलीट्यूड दोनों केस में सेम है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, इस टर्म को ही भूल जाओ, है ना। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो E1/E2 विल बी ओमेगा 1 बाय, मेरे को खाली प्रोपोर्शनलिटी चाहिए था ओमेगा के साथ क्या है, ठीक है। तो ओमेगा कितना है, kx माइनस ओमेगा, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा 2 ओमेगा है, ठीक है। इसका ओमेगा ओमेगा, इसका ओमेगा 2 ओमेगा है, तो 1/4, तो E2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ E1, ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार याद रखना यहाँ 1/8 हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे खुद रिजल्ट याद नहीं रहता है, मैं तो खुद डिराइव करता हूँ, चेक कर लेने के बाद 1/8 तो नहीं है ना, ठीक है। ये पॉज करके चेक करके बता ही देता हूँ अभी। हाँ, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन चेक किया, सब सही है। वो जो 1/8 वाला फैक्टर क्यों आता है वो बता रहा हूँ, कब कब आता है। तो जैसे आपका एक लूप का बात करो आप, मान लो, ठीक है, एक लूप का बात करो, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी λ/2, तो लेंथ का बदले अगर λ/2 पुट करें तो ये 1/8 म्यू l ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, तो 1/8 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर लैम्डा के टर्म से बात करें तो, सॉरी, लैम्डा के टर्म से बात करें तो m मत लिखो, म्यू इंटू n, ठीक है ना। तो लैम्डा वाला जब फॉर्म में लिखता तब 1/8 रहता, तो वही मुझे याद आ रहा था कि कभी ना कभी 1/8 भी किसी फॉर्म में रहता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहीं 1/8 ना आ जाए, लेकिन ये सही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय a sin ओमेगा t sin kx, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग एम्पलीट्यूड a/2 में बी। तो a/2 दूरी वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। तो आपको पता है a/2 एम्पलीट्यूड के लिए, एम्पलीट्यूड तो इससे पता चलता है kx वाले टर्म्स है ना, तो एम्पलीट्यूड इज a sin kx, ठीक है। अब ये a/2 कब कब आएगा, जब ये चीज़ प्लस माइनस हाफ हो, है ना। तो एम्पलीट्यूड a/2 कब आएगा, एम्पलीट्यूड a/2 है मतलब प्लस माइनस a/2, याद रखना, नेगेटिव में जा रहा है उसका भी तो उतना ही है ना। तो इसका मतलब है कि साइन kx का वैल्यू प्लस माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है। अब साइन kx प्लस माइनस हाफ के बराबर कब होता है, यही बोल रहे हैं ना हम लोग, साइन kx होना चाहिए प्लस माइनस हाफ के बराबर, ठीक है। अभी कब कब होता है, तो बहुत ही सिंपल है, ये 30 डिग्री में होगा पहली बार, है ना। तो मैं अभी अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे लंबा ये, ठीक है, कितना भी लूज बनाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको a/2 वाला चाहिए, ठीक है ना। मान लो ये आपका a/2 है, इस पे आपका
एम्पलीट्यूड a/2 है, ठीक है, और यहाँ पे -a/2, ये दोनों को एम्पलीट्यूड a/2 ही बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सबसे पहला एंगल है, ये कहाँ पे होगा 30 डिग्री पे, ठीक है। मैं डिग्रीज में लिखता हूँ, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कब आता है 150 डिग्री पे, साइन हाफ कब होता है 150 पे। नेक्स्ट कब आएगा 180 + 30 मतलब 210 पे। नेक्स्ट कब आएगा ये कितना हो जाएगा, एक कंप्लीट लूप मतलब 360 - 30 मतलब, ओके गलत कर रहा हूँ क्या, 180 360 - 30, नहीं सही कर रहा हूँ 330, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना पे आएगा 390 पे, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना है निकालना है, वही पूछा गया ना। तो जैसे इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालो, इन दोनों के बीच का निकालो, इन दोनों के बीच का निकालो, कोई भी दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पेयर्स बहुत सारे मिल रहे हैं पॉइंट्स, इनमें से कोई भी दो के बीच का सेपरेशन बताना है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कितना सेपरेशन है, ठीक है। ऐसे सेपरेशन मत निकाल देना यहाँ से यहाँ, इसके और इसके बीच का निकालना है तो ये बोलोगे आप, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ और यहाँ वाले के बीच अगर पाई के टर्म्स में लिखे इसको, तो ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा आपका 5π/6, ये π + π/6 7π/6, ठीक है। ये 2π माइनस इतना 2π - π/6 मतलब 11π/6, और ये 2π प्लस इतना मतलब 13π/6, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना था यहाँ पे k के टर्म्स में, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। फेज डिफरेंस पता है, उसको आप लेंथ के टर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, याद रखना ये y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो जो भी फेज डिफरेंस आ रहा है x के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फेज डिफरेंस k × Δx होगा, ठीक है। k का वैल्यू कितना होता है 2π/λ, है ना, k के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, k के फॉर्म में लिखना है। तो k Δx = इन दोनों का फेज डिफरेंस, अब इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है 5 - 1 4π/6 है, तो k Δx 4π/6 आ सकता है इन दोनों का अगर लिए तो, ठीक है। इन दोनों का लेंगे तो कितना आएगा 2π/6 आएगा, ठीक है। इन दोनों का लेंगे तो 6π/6 आएगा, और π/6 और इसका लेंगे तो 10π/6 आएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई भी दो पेयर का ले लो अलग अलग, ठीक है। इनका लेंगे तो फिर से 2π/6 आएगा, मतलब नहीं है। इसका और इसका लेंगे तो 11π/6 आएगा, ठीक है। और देखेंगे, लेने की जरूरत पड़ेगा, तो पहले इतना में देखते क्या क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो k Δx इतना है, तो Δx कितना हो जाएगा, सब डिवाइडेड बाय k, और चारों ऑप्शन में आपका 2π/6 के, सबको 4π/6 के, सॉरी सबके नीचे में 6 के ला रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी वैसा है, ये 10π/6 के, तो 10π/6 के आ रहा है, और क्या आ रहा है 4π/6 के भी आ रहा है, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। देख लो, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, और ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। 5π/6 के नहीं आ रहा है, क्योंकि 4π/6 के और 6π/6 के बीच में होना चाहिए था, वैसा कोई दिखा नहीं, ठीक है। मतलब और आगे ले भी लोगे तो नहीं आएगा, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। और वैसे ही 7π/6 के भी नहीं आ रहा है, 7 आपको दिखेगा 6 और 10 के बीच में दिखना चाहिए था, 6π और 10π के बीच में 7π दिखना चाहिए था, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का था, एग्जाम में बोनस हो जाएगा, ठीक है। अ पैराबोलिक पल्स गिवन बाय दिस इक्वेशन, x मीटर में है, t सेकंड में है, इज ट्रैवलिंग इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। तो आपको वेव इक्वेशन दे दिया है, द पल्स पासेस थ्रू अ बाउंड्री बियॉन्ड विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2.5, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पे बाउंड्री है, बाउंड्री के इस तरफ वेव स्पीड है कुछ, यहाँ पे वेव स्पीड कितना रहेगा, x = ω/k, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे देख लो आप 5/1 पॉजिटिव x के लॉन्ग 5, और यहाँ पे वेव स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाउंड्री पास। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स इन दिस मीडियम, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट के फॉर्म में कितना होता है 2 टाइम्स v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, ठीक है। तो ये 2/3 AI है, और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, इसका एम्पलीट्यूड कितना, एम्पलीट्यूड मतलब कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का याद रखना नेगेटिव में है, ठीक है।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब नेगेटिव वाला टर्म मिनिमम हो और स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो स्क्वायर वाला टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जब स्क्वायर वाला टर्म 0, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.3, है ना। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है, 0.3 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2, है ना। तो अगर सेंटीमीटर ने पूछा है तो आपको हो जाएगा 0.2, ये मीटर में था ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अ स्टील वायर 8.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर in diameter is fixed to a support at one end and is wrapped around a cylindrical turning peg which is 5 मिलीमीटर in diameter, ठीक है। तो एक वायर यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड में किसी किसके अलॉन्ग है, एक टर्निंग पेग, सपोज ये टर्निंग पेग है, यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। ये भी फिक्स्ड ही है ये एंड भी, लेकिन ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है। राउंड मार्बल यहाँ लूप्स बनाया गया, रैप्ड अराउंड, है ना, ठीक है। टर्निंग पेग का डायमीटर है 5 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। और स्टील वायर का डायमीटर दिया हुआ, इसका डायमीटर दिया हुआ इतना, ठीक है। द लेंथ इज 0.06 मीटर। वायर इज इनिशियली केप्ट टॉट बट विदाउट एनी टेंशन, तो इनिशियली कोई टेंशन नहीं है। तो व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ इट इज टाइटेंड, ठीक है। अब याद रखना शुरू में कोई टेंशन नहीं है तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको आपने स्ट्रिंग को टाइट किया बाय गिविंग द पेग अ क्वार्टर ऑफ टर्न, तो इस पेग को क्वार्टर ऑफ टर्न हम लोग सपोज यहीं फिक्स करके टर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में पेग ऐसा नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बोला हूँ। ये मैं सोचना इसको टर्न करेंगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा, यही एक जगह में रख के इसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको टर्न किए तो ये रस्सी और घुमा जाएगा इसके ऊपर, 1/4 लेंथ इसका और चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेंज इन लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ इतना है, ठीक है, नेचुरल लेंथ कितना है, 0.06, है ना। अब ऑफ कोर्स टर्न करने के बाद ये वाला सेक्शन का कुछ पार्ट इसमें रैप हो जाएगा, ठीक है। और कितना रैप होने वाला है, 1/4 ऑफ ए टर्न, ठीक है। तो इसका अगर आप इस सर्कल का डायमीटर देखोगे तो उसका 1/4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 1/4 ऑफ ए टर्न का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। यही चीज़ डेल्टा एल के बराबर होगा, और डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय 4। टर्न इतना होता है, एक टर्न घुमाते तो इतना लेंथ डिक्रीज होता इस पार्ट का, ठीक है। डिक्रीज मतलब समझ लो यहाँ पे इस पार्ट से इतना लेंथ गायब हो जाता, ठीक है ना। लेंथ इसका हमेशा 0.06 है उस सेंस में, लेकिन यहाँ से कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग उधर जा रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है अल्टीमेटली, ये बोलना चाहते हैं हम, ठीक है। तो 2r को तो डायमीटर बोलेंगे, तो πd/4, और डायमीटर दिया हुआ आपको, इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो 5 × 10⁻³ ये इसको ऐसे ही रहने दो, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ठीक है। πd/4, है ना, डेल्टा एल मिल गया, है ना, ओके। अब डेल्टा एल पता है हमें, तो टेंशन निकालते हैं। टेंशन कैसे निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस यूज़ करके। तो y a t/a = y/l, है ना। तो y = t/a, तो t हो जाएगा y a, और क्या आता है, डेल्टा l/l, ठीक है। तो टेंशन इतना हो जाएगा, तो y a डेल्टा एल का वैल्यू तो यहाँ से लिख देंगे, πd/4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू इतना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2l t/μ, ठीक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग याद रखना इतना ही है, ठीक है। स्ट्रिंग लंबा हुआ है, इसको खींचने से, इसको टर्न करने से और लंबा हो गया, लेकिन आपका पेग और इसके बीच का लेंथ 0.06 ही है, ठीक है ना। तो 2 × 0.06, मैं वो मान रहा हूँ कि पेग को टर्न करने से पेग मूव नहीं होता, ठीक है। वो पेग के बारे में पता करना पड़ेगा, पेग क्या नेचर पता होना चाहिए, वो मुझे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा। तो 2 × 0.06 मतलब 0.12, टेंशन की वैल्यू y a πd/4l × μ, ठीक है। ये d याद रखना, ये है 5 मिलीमीटर,
जिसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻3। इस डायमीटर का कोई रोल नहीं आया, ठीक है। आएगा क्या एरिया में, आएगा क्या, देखते हैं। म्यू क्या हो जाएगा, म्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, क्या होता है डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो म्यू के बदले मैं रो इंटू ए लिखूँगा। तो रो इंटू ए लिखने से क्या हो जाएगा, ये ए ऊपर भी है कट जाएगा, अरे यार, ठीक है। तो ये रो इंटू ए, रो आ जाएगा, ए कट जाएगा, ठीक है। तो वाई यंग्स मॉडुलस पाई, डी का वैल्यू पता है, वाई यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है ना। 4L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी दिया हुआ है 0.06 इंटू डेंसिटी ऑफ वायर भी दिया हुआ है। सबको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 54 में अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स लोएस्ट मोड। लोएस्ट मोड मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। एक सेकेंड, लोएस्ट मोड मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स, है ना। और आपको बोल दिया गया है कि एक पार्टिकल विच इज़ एट क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ डिस्टेंस अवे, मतलब ये अगर स्ट्रिंग का पूरा लेंथ है तो इसको 4 इक्वल पार्ट में अगर बांटे, ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ अवे, है ना। टोटल लेंथ अगर L है तो ये L/4 है, ठीक है। यहाँ वाला पार्टिकल एंटी नोड में है ना। तो अगर लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स बना रहा है, लोएस्ट मोड मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ लूप, और ये एंटी नोड है, तब जो फिगर आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। ये अभी आपका करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, ठीक है। इनिशियल या इनिशियल बोलो, इनिशियल मोड ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट, और अभी आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज़ का है, क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है ना। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी, अगर इसको नेक्स्ट मोड में वाइब्रेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट मोड में क्या हो रहा है, फिर से बोल दिया है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर से ये पार्टिकल एंटी नोड ही है, ठीक है ना। अब जैसे इसको नेक्स्ट मोड में करे तो एक नेक्स्ट मोड में करने के लिए याद रखना, आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाओ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 है, 2 से 3 करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो 2 से 3 करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें तो ऑफकोर्स ये नोड नहीं रह रहा है, ठीक है, नोड यहाँ कहीं पहुँच जा रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट हायर मोड में, ठीक है। और तो नंबर लूप्स आपको 3 नहीं रखना होगा, 3 से ज़्यादा रखना होगा। एक कीड़ा बैठ गया था हाथ पे, काट रहा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स 3 से ज़्यादा नेक्स्ट मोड क्या होगा, 4 का होगा, ठीक है। 4 पे क्या होगा, ये ऐसा, इस पर भी तो पॉसिबल नहीं है ये नोड बनना, ठीक है। तो इसको भी नहीं मानेंगे हम लोग। अब 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। 5 पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, सोच के देख लेना, ठीक है। ये वापस नोड तभी बनेगा जब ये चीज़ 3 में बदल जाए, ठीक है। ये ऐसा जब हो, एक, ठीक है, थोड़ा डायग्राम ख़राब हुआ है, हर एक लूप का लेंथ सेम रहता है, तो ये भी नोड ही हुआ ना, देखो यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो 2 लूप से सीधा 6 लूप में चला गया ये, ठीक है। तो सेम लेंथ में 2 लूप का बदले 6 लूप हो गया है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लूप आपका 2 से 6 हो गया है, ठीक है। तो आपका वेवलेंथ जो है कितने फैक्टर से चेंज हुआ है, 2 से 6 हुआ, मतलब 2/6 घट ही रहा है ना। तो या तो 6/2 हो गया तो 2/6 होगा, घट रहा है तो 2/6, मतलब वेवलेंथ 1/3 हुआ है। वेवलेंथ अगर 1/3 हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 100 से चेंज होके 300 हर्ट्ज़ हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 300, ठीक है। ऑन क्वेश्चन नंबर 55 में अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट इट्स एंड इन टू रिजिड वॉल्स, यंग्स मॉडुलस 200 गीगापास्कल है, गीगा मतलब 10⁹, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। इनिशियली द वायर इज जस्ट मतलब ऑलमोस्ट 0 टेंशन है at 20 degree Celsius. The density of steel is this much. Tuning fork of frequency is touched to the wire to execute oscillations. Simultaneously the temperature is also lowered, ठीक है। तो at what temperature will resonance occur? Resonance मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपका 200 यार,
थर्ड ओवरटोन, ठीक है ना। तो थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी यानी सबसे पहली बात, चलो रेजोनेंस को ही भूल जाते, थर्ड ओवरटोन मतलब 4f0, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2f0 होता है, सेकेंड मतलब 3, थर्ड मतलब 4f0, है ना। ओके, और ये रेजोनेंस में भी है। रेजोनेंस में मतलब इसका फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायर का 50 होना चाहिए, तभी उसका थर्ड ओवरटोन यानी फोर्थ हार्मोनिक 200 जो होगा वो आपका ट्यूनिंग फोक के बराबर होगा, जिसको रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि इस वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है 50, ठीक है। ओके, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2L रूट ओवर टेंशन बाय म्यू, है ना। अभी सबका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब टेंशन कैसे लिखेंगे, टेंशन हो जाएगा आपका YA डेल्टा L बाय L, ठीक है। और डेल्टा L बाय L को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा डेल्टा T, है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है अल्फ़ा इंटू डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर को भी तो चेंज किया जा रहा है ना, ठीक है। तो y के बदले इतना लिखेंगे, t के बदले इतना लिखेंगे, t बाय म्यू है तो म्यू से डिवाइड करो, ठीक है। अब आपको म्यू नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी लेकिन दिया हुआ है ना, डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो म्यू को क्या लिख सकते हो आप, म्यू को लिख सकते हो आप रो इंटू ए, और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये y अल्फ़ा डेल्टा t बाय रो है, ठीक है। तो t बाय म्यू के बदले t बाय म्यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अल्फ़ा डेल्टा t बाय रो, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू है 2 इंटू 2 to 0 और ये 11, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू यही रहने दो, डेल्टा टी आपको पता करना है, डेंसिटी आपका 8000 SI यूनिट्स में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी हो गया, लेंथ ऑफ द वायर है 0.25 मीटर, ठीक है। इन सब को पुट करेंगे इक्वल टू 50 करेंगे तो आपका डेल्टा टी जो हो जाएगा वो 2.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर वायर का 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर को लोअर किया गया था, यानी 20 माइनस फाइनल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 2.5, क्योंकि लोअर किया गया इसलिए इतना, तो ये हो जाएगा 17.5। तो न्यू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A uniform wire of length L and mass M is suspended vertically and a transverse pulse is given at the top end of it. At the same moment, a body is released from rest and falls freely from the top of the string. How far from the bottom does the body pass the pulse? ठीक है, मान लो ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में एट a distance x from bottom वेव का स्पीड क्या होता है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में, रूट ओवर GX होता है, ये हमें पता है, ठीक है। ओके, अब ये यहाँ पे स्पीड इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, याद रखना, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन था। तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, ये अगर t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे किस टाइम पे पहुँचा होगा हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चलने में कितना डिस्प्लेस हो चुका है वो L-x, है ना। ओके, अब ये जो वेलोसिटी हमें मिला है एट x, मतलब L-x उतरने के बाद इसका वेलोसिटी इतना है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी है रूट ओवर GX, एक्सेलेरेशन होता है v dv/dx, ठीक है। तो GX इंटू dv/dx, तो इससे आपको dv/dx मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट जी 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट जी इंटू एक्स की पावर हाफ 1/2 इतना, हाँ। तो dv/dx इतना है, तो v dv/dx, v का वैल्यू इतना, रूट जी इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। dv/dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो रूट एक्स गया, ये हो गया g/2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और पल्स कितना आया, g/2 आया, है ना। लेकिन याद रखना ये इसका डिक्सेलरेशन एक्चुअली मतलब वेलोसिटी के अपोजिट है। पल्स किस तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। पल्स का वेलोसिटी किस तरफ है, पल्स का वेलोसिटी नीचे, ठीक है। लेकिन जैसे नीचे जाएगा उतना एक्स घटते जाएगा, क्योंकि एक्स आप यहाँ से नाप रहे हो, है ना।
एक्स लोअर एंड से नापते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो जितना नीचे जाएगा उसका स्पीड घटते जाएगा, स्पीड घट रहा है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पल्स ऊपर है, ठीक है। तो पल्स को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिक्सेलेरेशन इसलिए माइनस हाफ इट स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है l माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट के लिए, x का वैल्यू क्या है, l के बराबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है रूट जी एल, क्योंकि x लेंथ पे जी एक्स है तो l लेंथ पे रूट जी एल, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस हाफ एक्सेलेरेशन, तो g/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन, है ना। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, आपको बोला गया था कि एट द सेम मोमेंट अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ से बॉडी को रेस्ट से छोड़ा गया है, तो l/x चलने में t सेकेंड्स में अगर वो चला है वो भी, क्योंकि सेम टाइम में क्रॉस करेगा दूसरे को, है ना। दोनों सेम टाइम में स्टार्ट किया, पल्स जिस समय स्टार्ट किया बॉडी भी यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है ना। तो अगर t सेकेंड्स के बाद इसको क्रॉस कर रहा है तो t सेकेंड्स में पल्स जितना चलेगा बॉडी भी उतना ही चलेगा, तो बॉडी t सेकेंड्स में इतना चलेगा, दिट शुड बी इक्वल टू l-x, ठीक है। तो l-x का बदली इसको पुट कर दो, है ना। तो या तो आप टी स्क्वायर का वैल्यू उसको पुट कर दो, एक ही बात है, कुछ भी करो। तो l-x के बदले आप क्या पुट कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट जी एल टी माइनस हाफ या 1/4 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक टी काट दो, है ना, क्या मिलेगा ये 2/4 3/4 जी टी इक्वल टू इतना, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू तो मिल रहा है मुझे 4/3 रूट l/g, ये हो गया टाइम का वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा था, हाउ फार फ्रॉम द बॉटम डेट इज पास, ठीक है ना। हाउ फार फ्रॉम द बॉटम यानी x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पहले बॉटम से डिस्टेंस मतलब x का वैल्यू पूछा है ना। तो हाफ जी टी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 16/9 l/g l-x, ठीक है। जी कट गया, 2/8 16, तो 8 l/9 इक्वल टू l-x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा l/9, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा l/9, है ना। अभी मैं सोचना कि सर एग्जाम में वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपका आंसर तो l/9 है, क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, l का वैल्यू दे देगा 9 मीटर, और आपको बोलेगा कहाँ पे पास किया, तो 9/9 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन का एसेंस यही है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया गया और आंसर पता करना है, बस वही, ठीक है। तो भले हम लोग क्रैश कोर्स में या कोई भी मेरे वीडियो में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम पे मैं ऐसा क्वेश्चन भी करा दूँ तो ये मत बोलना कि सर चीट किया है सर ने, आप खाली ये बोल दो ना, यहीं क्वेश्चन में मैं l इक्वल टू 9 मीटर ऐड कर देता, तो क्वेश्चन सही है, 9/9 1 मीटर कुछ आ जाता, ठीक है। यूनिफॉर्म रोप, एक सेकेंड चेक करता हूँ मैं कि चल रहा है कि नहीं, 3.5 घंटा हो गया यार, ठीक है। और 3 क्वेश्चन है, 57 58 59 60, 4 क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ l, मास m, held at one end is whirled in a horizontal circle with angular velocity omega inward gravity. Find time required for a transverse wave to travel from one end of the rope to another, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोप है, इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा से, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पल्स है, वेव पल्स, और ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, बहुत छोटा पल्स है। तो यहाँ पे एक स्मॉल पल्स है ना, ठीक है। तो ट्रांसफर्स वेव को एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप किसी भी एंड से किसी भी एंड तक लेते जाओ, आपको टाइम में मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोप टू अनदर, ठीक है। तो ओके, ये x है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर वेव का स्पीड निकालेंगे। मान लो भाई बाहर की तरफ जा रहा है वेव, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, वो हो जाता है √T/μ। तो यहाँ पे टेंशन निकालना होगा, टेंशन एट x, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन चेंज होते रहेगा, मतलब टेंशन विथ x चेंज हो रहा होगा, है ना, हर अलग अलग x पे टेंशन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ वाला टेंशन क्या कर रहा होगा, इस पूरे स्ट्रिंग को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है ना। अब उसको निकालने के लिए इस वाले स्ट्रिंग पे ध्यान दो, इस वाले स्ट्रिंग का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू
एल माइनस एक्स या म्यू इंटू एल माइनस एक्स। इस वाले स्ट्रिंग का मास हो जाएगा इतना और इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ये। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना दूर है, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, एक्स प्लस ये एल माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये तो एक्स तो है ही प्लस ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल एल माइनस एक्स है तो उसका हाफ। ठीक है, तो हो जाएगा एल प्लस एक्स बाय टू। ठीक है ना, तो इसका रेडियस इतना आ गया। तो यहाँ से जो टेंशन लग रहा है, ये टेंशन इसका सेंटर ऑफ मास को सर्कल में घुमा रहा है, पूरे स्ट्रिंग को घुमा रहा है, सेंटर ऑफ मास को तो घुमा ही रहा है। ठीक है ना, तो टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। मास का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, म्यू एल माइनस एक्स है, ओमेगा स्क्वायर को वैसे रहने दो। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में चलो उसका रेडियस कितना है, एल प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो टेंशन एट एक्स इतना आया। ठीक है यहाँ तक, तो इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको v मिल जाएगा। इसको यहाँ पुट करेंगे तो v मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बताया नहीं गया है कि वेव इधर से इधर जा रहा है कि इधर से जा रहा है। मैं मान ले रहा हूँ कि सेंटर से अवे जा रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स टाइम अलग अलग आना चाहिए मेरे हिसाब से, तब भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो v का वैल्यू रूट ओवर टी बाय म्यू, तो यहाँ से टी बाय म्यू का वैल्यू तो मिल गया इतना। ठीक है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू तो सिंपली टी बाय म्यू होगा और टी बाय म्यू का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको अगर आप कंपेयर करो एसएचएम वाले इक्वेशन से कि उससे मैच कर रहा है। एसएचएम में भी क्या होता था, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का कुछ रहता था ना एसएचएम में। ठीक है, एसएचएम वाला फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो तुरंत टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी ये जो पल्स है, पल्स का मोशन एसएचएम टाइप का है। ठीक है, क्योंकि मैच कर रहा है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड का बात करें तो एम्पलीट्यूड लेंथ के बराबर है, तो ये पूरा लेंथ एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो मतलब ठीक है। और वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी ये आपका मीन पोजीशन है। और x इक्वल टू l पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, एसएचएम वाले टर्म्स में सोचे तो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाने में वेव को उतना ही टाइम लगेगा जितना एसएचएम करता हुआ पार्टिकल को लगे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एसएचएम करने वाला पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगता है एसएचएम करने वाला पार्टिकल को, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम डिवाइडेड बाय 4। और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालते हैं हम लोग इससे, ओमेगा ऑफ एसएचएम से, है ना। अब दो ओमेगा इसलिए मैं इसमें, क्योंकि एसएचएम वाले क्वेश्चन तो यहाँ पे एसएचएम लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा ऑफ एसएचएम। ठीक है, यानी पाई बाय 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो आपका इतना टाइम लगेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में ओमेगा ऑफ एसएचएम कितना आएगा, तो इन दोनों कंपेयर करो, तो इनको कंपेयर करोगे आप तो एम्पलीट्यूड जैसे एल के बराबर था। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा एसएचएम के है, तो कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है, ओमेगा ऑफ एसएचएम कितना है, ओमेगा बाय √2। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ एसएचएम क्या पुट करेंगे, ओमेगा बाय √2, तो उसको यहाँ पुट करेंगे तो टी का वैल्यू पाई बाय 2 ओमेगा बाय √2, यानी पाई बाय √2 ओमेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर से मत बोलना कि सर ये तो न्यूमेरिकल टाइप का नहीं था। अगर क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू 1/√2 दिया रहता, ठीक है, या पाई बाय √2 दिया रहता क्वेश्चन में, तो ये न्यूमेरिकल कुछ आ जाएगा। मतलब ओमेगा का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया रहता क्वेश्चन में तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जब मैं बोलूँगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है मतलब उसमें ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आपसे मतलब यही समझना। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड इतना, and initial phase 0 propagates along negative x direction with velocity 300. At any instant, the phase difference between oscillations at 2 points which are 6 meter apart. ठीक है, तो phase difference पूछा गया है between 2 points which are 6 meter apart. ठीक है ना, तो distance दिया हुआ है, तो phase difference कैसे निकालते हैं हम लोग, k times distance.
ठीक है ना। अब के कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कैसे निकालेंगे, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड है 300, फ्रीक्वेंसी है 25, तो लैम्डा हो गया 12, ठीक है। तो के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, यानी 12 इंटू डेल्टा एक्स 6 है, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक तो पाई हो जाएगा। एंड करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड डिफरेंस आपको पता है कि वेव जा रहा है तो एम्पलीट्यूड तो हर पॉइंट का सेम ही रहेगा ना, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वेव है ना, तो ये तो हर पॉइंट से पास होगा। तो हर पॉइंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सेम मोमेंट में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 मीटर से सेपरेटेड पार्टिकल्स का सेम मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। भले ये कभी ज़्यादा है, ये कभी कम है, ये सब हो सकता है, लेकिन इसका भी एम्पलीट्यूड तो यही होगा ना, जब ये इसके थ्रू पास होगा तब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो नहीं रहेगा। तो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस कितना आएगा, 0 का आएगा, ठीक है। ये IIT का क्वेश्चन है, IIT, ठीक है। वैसे कॉपर वायर इज हेल्ड एट 2 एंड्स बाय रिजिड सपोर्ट 30 डिग्री सेल्सियस में, वायर जस्ट डॉट है, मतलब टेंशन ऑलमोस्ट 0 है, जस्ट 0 से बड़ा है, विथ नेग्लिजिबल क्या है वो नहीं पता यहाँ पे, विथ नेग्लिजिबल नहीं पता यहाँ क्या लिखना चाहते थे, कुछ छूट गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पीड मतलब T बाय म्यू, और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे टेंशन का वैल्यू वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। और म्यू हो जाता है आपका रो इंटू ए, और ए कट जाता है, और डेल्टा एल बाय एल हो जाता है अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये है टेम्परेचर वाला टी, ये है टेंशन वाला टी, ठीक है ना। सब हो गया ना, डेल्टा एल बाय एल हो गया, सॉरी रो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं डिराइव किया हूँ। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको 1.3 10⁻11, ये है आपका अल्फ़ा भी दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है ना। डेल्टा टी आपको नहीं पता, डेल्टा टी पता है, सॉरी डेल्टा टी 20 डिग्री लेना, ठीक है, 20 ले लो, और डेंसिटी भी दिया हुआ है, सबको पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में AB इज ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर फिटेड विद ए थिन डायफ्राग्राम C। तो यहाँ पे एक थिन डायफ्राग्राम है, एंड्स में भी 2 डायफ्राग्राम से, ये भी है, ठीक है। ये सिलेंडर का टोटल लेंथ 1 है और C को बीच में बांधा गया है, मतलब ये लेंथ हाफ हो जाएगा। सॉरी पेन काम नहीं कर रहा यार, एक सेकेंड, कुछ हैंग हुआ है, हाँ आ गया। ये हाफ मीटर है, ये भी हाफ मीटर है, ठीक है। चलो तो याद रखना, क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ वाले गैस मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया गया, यहाँ वाले गैस मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया गया, ठीक है। ये साउंड वेव में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन यहाँ पे खाली स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ने बोल दिया गया है कि C क्या है, नोड है, तो यहाँ पे नोड बन रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको वाइब्रेट किया जा रहा है, क्वेश्चन ने बोला गया है, ठीक है ना। A एंड B आर सेट इनटू वाइब्रेशन, तो ऑफकोर्स ये लोग एंड में है और स्टैंडिंग में अगर बन रहा है तो या तो एंटी नोड होंगे या तो नोड होंगे, लेकिन अगर नोड रहते तो मूव ही नहीं करते, लेकिन ये लोग तो वाइब्रेट कर रहे मतलब ये पक्का एंटी नोड होंगे। नोड या एंटी नोड में चूज़ करना था, नोड रहता तो कभी मूव नहीं करता, लेकिन ये मूव कर रहा है मतलब एंटी नोड ही होगा, है ना। एंड में है और मूव कर रहा है मतलब एंटी नोड ही है, ठीक है। तो ऐसा है। अब याद रखना, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, ठीक है। अब एंटी नोड से नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, जैसे ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो एंटी नोड से नोड के बीच का सेपरेशन होता है λ/4, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपका कुछ इंटीजर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/4 आना चाहिए, है ना, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ λ/4 आया तो λ/2 आ जाएगा, है ना, हमें λ/2 नहीं चाहिए, है ना। तो मतलब बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, दिस लेंथ मस्ट बी सम ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, ठीक है। समझ में आई बात, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, है ना, यानी 1 λ/4 हो सकता है, जैसे ये वाला केस है, या 3 λ/4 हो सकता है, ये वाला केस, ये 3 λ/4 है, कैसे, ये λ/2 और ये λ/4, तो 3 λ/4 हो जाएगा। तो ये 1 λ/4, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3 λ/4, वैसे नेक्स्ट 5 λ/4, तो सम ऑड, है ना। वैसे ये भी सम ऑड
मल्टीपल ऑफ यहाँ पे अगर वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2/4। यहाँ पे जो वेव सेटअप हुए यहाँ पे अलग सेटअप है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब दोनों का लेंथ तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस लेंथ इक्वल टू दिस, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑड नंबर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको n1 n2 से डिनोट करें। मान लो ये वाला ऑड नंबर n1 है और ये वाला ऑड नंबर n2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं n1/n2 इस λ2/λ1। अब वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दोनों केस में सेम है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड, तो सेकंड वाले में स्पीड कितना था, यहाँ पे स्पीड 300 है और यहाँ पे स्पीड 1100 है, क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो n1/n2 कितना आ रहा है, 3/11 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब याद रखना कि ये चीज़ 1/2 के बराबर है, क्योंकि ये लेंथ 1/2 मीटर भी तो है, तो ये टोटल लेंथ इस फॉर्म का है, दिस इज़ 1/2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि λ1 इज़ नथिंग बट 2/n1, है ना, इससे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा विल भी, चलो अब देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें मिनिमम चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब होगा, जब लैम्डा मैक्सिमम हो। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा इस रिलेशन से, जब n मिनिमम हो, ठीक है। तो हमने λ1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर, और वो चाहिए होगा अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, तो हमें n1 का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रेशियो पता है, ये 3 है 11 है, ये 6 होगा तो ये 22 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो n1 का मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि n1 n2 दोनों ऑड नंबर ही होने हैं, और दूसरी बात है कि इनमें से और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो n1 का मिनिमम वैल्यू 3 है, तो उसको यहाँ पुट करेंगे तो 2/3 आया। तो λ1 का मैक्सिमम वैल्यू 2/3 है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 के केस का मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पीड इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू। स्पीड इन फर्स्ट केस कितना था, 1100 डिवाइड बाय वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू इन फर्स्ट केस 2/3, तो 3300/2 यानी 1750। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय।